नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटिकल विद आयुष में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पॉलिटिकल विद आयुष में हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकार आप सभी लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है जो कि है मौलिक अधिकार। आज हम अनुच्छेद 12 और 13 पर विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए बिना किसी देरी के जो ये मौलिक अधिकार हैं कहाँ से कहाँ तक है। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग दो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसी कड़ी में देखते हैं हम कि जो मौलिक अधिकार हैं इनमें कितने अधिक मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। तो हम एक एक मौलिक अधिकार के अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अनुच्छेद 12 और 13 किसी भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। मौलिक अधिकारों में तो आते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, अलग से पढ़े जाते हैं। तो इनको हम 2 को अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनुच्छेद 12 पहला अनुच्छेद है मौलिक अधिकार का, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा दी गई है तो हम देखेंगे इसमें कि आखिर कौन कौन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। तो हम इसे देखेंगे तो हम राज्य को 2 भागों में बांट देंगे। पहला संघ की विधायिका, ठीक है, जिसे हम संसद भी कह सकते हैं। और संघ की कार्यपालिका, ठीक है। ऐसे ही इधर होगा राज्य की विधायिका, ठीक है। इधर भी राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? विधानमंडल। और एक तीसरा भी आता है स्थानीय स्वशासन, और प्लस में इसके साथ हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक असंवैधानिक संस्थाएं, संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं। ठीक है। संघ की विधायिका, संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये किसके अंतर्गत आएंगे? तीनों राज्य की परिभाषा, यानी कि वो राज्य के अंतर्गत आएंगे। यदि हम इधर लोकसभा की बात करेंगे तो वो भी क्या राज्य के अंतर्गत आएगा। राज्यसभा की बात करेंगे वो भी किसके अंतर्गत आएगा? राज्य के अंतर्गत आएगा। फिर हम देखते हैं कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होगा? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, ठीक है। लिख दूं क्या? लिख देते हैं। इसमें कौन कौन होगा? लोकसभा, शॉर्टकट में लिख देता हूँ LS, ठीक है। राज्यसभा और कौन? राष्ट्रपति। ये किस में आएंगे? संघ की विधायिका में। फिर कार्यपालिका में देखते हैं हम कौन कौन? राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्री
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, और उप मंत्री और भी इसके नीचे हैं, ठीक है। मेन ऐसे ही राज्य में होगा। राज्य में कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आ जाएगा और बाकी बात यही रहेंगे, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। और स्थानीय स्वशासन में हम देखते हैं नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों के बारे में। स्थानीय स्वशासन ये भी किसके अंतर्गत आएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं स्थानीय प्राधिकरण। अब ये स्थानीय प्राधिकरण आखिर है क्या, कोई भी सरकारी संस्था या मैं कहूँ सरकार द्वारा संचालित कोई भी संस्था किसके अंतर्गत आएगा, स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कोई भी सरकारी विद्यालय हो, कोई भी सरकारी अस्पताल हो, वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा। और संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाएं भी किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। यदि ये लोग यानी कि राज्य कौन कौन राज्य के अंतर्गत कौन कौन शामिल हो गया, संघ की विधायिका, राज्य की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्राधिकरण, संवैधानिक और असंवैधानिक संस्थाओं के जो लोग हैं, यदि ये मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं या मैं कहूँ ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं और याचिका दायर कर सकते हैं कि हम इनके अनुच्छेदों या मैं कहूँ इनके मौलिक अधिकारों को क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। फिर हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो इनमें शामिल है, इनमें मतलब राज्य के अंतर्गत शामिल है, मान लीजिए हम स्थानीय प्राधिकरण का एक उदाहरण लेते हैं कि कोई सरकारी अस्पताल है, यदि कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह क्या कर सकता है, वो उसके खिलाफ केस कर सकता है या फिर वह व्यक्ति क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो राज्य के अंतर्गत आता है, जो उनकी नियमावली है उसके अंतर्गत कार्य नहीं करता है, तो उसे फिर क्या करेंगे, जो 5 प्रकार की रीट है वो फिर रीट के अंतर्गत उन्हें फिर आदेश देते हैं कि आप अपने कार्य को किस प्रकार करें या किस प्रकार इसका संचालन करें, ठीक है। ये तो हम समझ गए कि राज्य की परिभाषा क्या है। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के अंतर्गत मूल अधिकारों से असंगत विधियां और विधि की परिभाषा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत हम देखते हैं कि आखिर जो मूल अधिकार हैं, कोई कानून मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यदि वो नहीं आता है तो किस क्षेत्र तक वो मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, इसके बारे में हम अनुच्छेद 13 में चर्चा करेंगे। और आखिर विधि है क्या, इसके बारे में भी अनुच्छेद 13 में ही जानेंगे। तो चलिए 13 के खंड 1 में क्या कहा गया है, मूल अधिकारों एवं पूर्व संवैधानिक विधियों। ये ध्यान रखने योग्य है कि पूर्व संवैधानिक विधियों के बीच टकराव होने की स्थिति में क्या होगा, जो मूल अधिकार हैं पूर्व संवैधानिक विधियों को ढक लेता है। कब ढक लेता है, यदि कोई संवैधानिक विधि क्या, मान लीजिए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पूर्व की जो विधियां हैं, वो विधियां यदि मौलिक अधिकारों का हनन कर रही हो या उनमें टकराव पैदा हो रही हो, तो जिस हद तक या मैं कहूँ जिस क्षेत्र तक वो मूल अधिकारों को क्या कर रही हो, टकराव उनके बीच में हो रही हो या उनका हनन कर रही हो, तो उस क्षेत्र तक समाप्त माने जाएंगे। अब हम उदाहरण से समझेंगे कि आखिर किस प्रकार। मान लीजिए कि एक उदाहरण से अनुच्छेद 13 में 6 क्लॉज जोड़े गए, किसमें, अनुच्छेद 13 में। तो और ये अनुच्छेद क्या कर रहे हैं कि जो ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यदि इन संविधान संशोधन या इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, यदि मान लीजिए इसके 2 खंड इसका हनन कर रहे हैं मूल अधिकारों का, तो वो ये 2 मूल अधिकार समाप्त मान लिए जाएंगे, ठीक है। यदि कब, पूर्व संवैधानिक विधियां, यानी कि संविधान लागू होने से पूर्व की विधियां क्या समाप्त मानी जाएंगी,
किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13(1) के तहत। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 13 के 2 में, राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं होगा जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार के विरुद्ध हो या प्रतिकूल हो। ऐसी विधियों को असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। हम देखते हैं कि अभी हमने अनुच्छेद 12 में जाना कि आखिर राज्य में कौन कौन है। संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की कार्यपालिका। और जो स्थानीय स्वशासन था और जो उसमें क्या था, स्थानीय प्राधिकरण था, वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य के अंतर्गत आता है। तो जो भी नियम बनाएंगे कौन लोग? ये लोग। कौन? संघ की कार्यपालिका, विधायिका, राज्य की कार्यपालिका। ये लोग क्या कोई भी विधि ऐसी नहीं बनाएंगे जो क्या होंगे? मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। समझ रहे हो आप? मतलब मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। आप विधि बनाइए लेकिन मूल अधिकारों के अनुकूल बनाइए। यदि आप मूल अधिकारों के प्रतिकूल कोई कानून का निर्माण करते हैं तो उस क्षेत्र तक समाप्त होंगे। किस क्षेत्र तक? जिस क्षेत्र तक हम मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13 का 2। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 13 का 3। इन विधि में अध्यादेश, उपनियम, अधिनियम, आदेश, शासनादेश तथा धार्मिक परंपराएं भी सम्मिलित हैं। राज्य विधानसभा अथवा भारतीय क्षेत्र में किसी भी अधिकारी द्वारा निर्मित विधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ बात की गई है अध्यादेश। अध्यादेश कौन जारी करता है? भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 123 के तहत। हम देखते हैं कि जब संसद, जैसे आजकल तो मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन यदि हम बात करें जब संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जब लोकसभा और राज्यसभा सत्र में ना हो तो इस समय यदि कानून की जरूरत पड़ी हो तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण कर सकती है। वो 6 माह तक चल सकता है। ठीक है, ये तो हमने देखते हैं अध्यादेश में। उपनियम क्या होता है? अभी हमने स्थानीय प्राधिकरण के बारे में बात की। जब स्थानीय प्राधिकरण में कौन लोग होते हैं? जो सरकारी संस्थाओं से संबंधित लोग हैं या संवैधानिक संस्थाओं से संबंधित लोग हैं, वो किस में आते हैं? उपनियमन में, जो उनके द्वारा कानून, या मैं कहूँ जैसे संसद है, संसद को भी चलाने की एक प्रक्रिया है, उनके भी कुछ नियम हैं। तो नियम, जो नियम होते हैं उन्हें उपनियम के अनुरूप रखा जाता है। फिर देखते हैं हम अधिनियम या किसी ने आदेश, शासनादेश तथा धार्मिक परंपराएं। धार्मिक परंपराएं भी कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐसी धार्मिक परंपराएं होती हैं जो क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों का हनन करें। ऐसी सभी विधि को क्या माना जाएगा? ऐसी सभी विधियों को जब हम देखते हैं कि जो राज्य द्वारा कोई भी अध्यादेश, उपनियम, अधिनियम, आदेश, शासनादेश तथा धार्मिक परंपराएं यदि लागू हैं और यदि वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो क्या मानी जाएंगी? वो समाप्त मान ली जाएंगी, चाहे वो धार्मिक परंपराएं क्यों ना हो। लेकिन हम मूल अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। यदि हनन होता है मूल अधिकारों का तो हमने पहले भी बात की कि हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ? हाई कोर्ट में भी अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं अनुच्छेद 13 का खंड 4, जो कि भारतीय संविधान में 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा इसे संविधान के मूल अधिकार जो भाग है इसमें जोड़ा गया। आखिर यह अनुच्छेद कहता क्या है हम देखते हैं। इसके अनुसार इस अनुच्छेद में वर्णित प्रावधान अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन की शक्ति। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है कि संविधान में संशोधन किस प्रकार होगा। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 368 में के अंतर्गत किए गए संवैधानिक संशोधनों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधि एवं सामान्य विधि अलग अलग है। ये क्या कह रहा है? यह अनुच्छेद कह रहा है कि जो भाग 3 में जो भी संशोधन होंगे और जो सामान्य विधि हैं वो क्या होंगे? अलग अलग है। संविधान संशोधन विधि और सामान्य विधि। हम देखते हैं जब संविधान में संशोधन हो तो क्या विशेष बहुमत से होता है, लेकिन जो सामान्य विधि है उसमें क्या होता है कि आधे से अधिक
जितने भी आधे से अधिक यदि कोई प्रतिनिधि इसके समर्थन में होंगे तो कानून बन जाता है। लेकिन जब संविधान संशोधन होता है या किसी भाग में चेंज करना होता है तो क्या विशेष बहुमत, अब विशेष बहुमत भी दो प्रकार का होता है, एक 2/3 सिर्फ केंद्र से या मैं कहूँ संसद से, और एक आधे से अधिक राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 13 का 4 है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। अनुच्छेद 12 और 13 में हमने चर्चा की कि आखिर राज्य में कौन कौन लोग आते हैं और आखिर मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, और यदि हो सकता है तो कौन से विधि माने जाएंगे और कौन नहीं माने जाएंगे, इस पे हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और चैनल में अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर